हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 69। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम बेटा जैसे ही नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पे ऊर्जा के संरक्षण की बात करी जाएगी और एक नियम के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं क्या है वो। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछ रहा है, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है? यानी कि जो ऊर्जा गई उसका क्या हुआ, कहाँ गई? क्या वो गायब हो गई, खत्म हो गई, या किसी और के पास चली गई कहाँ, है ना? तो ज्ञान के मन में डाउट है। देखिए जिज्ञासा दीदी उसको क्या जवाब देती हैं। ज्ञान, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जब किसी एक सिस्टम से ऊर्जा, एक सिस्टम के अंदर ऊर्जा दूसरे रूप में बदल रही है तो सिस्टम की ऊर्जा बेटा कम नहीं हुई। सिस्टम की ऊर्जा, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं, आपकी फैमिली है ना? आपकी फैमिली में पापा, मम्मी और आप हो गए, है ना? हम डॉटर बना लिख लेते हैं। तो पापा के पास हम मान लेते हैं, समझो कि सिर्फ 100 ही रुपए हैं, मान लो बस अभी, ठीक है? पापा ने, तो मम्मी के पास अभी 0 है और डॉटर के पास 0 है, कुछ नहीं है। हम केस मान रहे हैं, ये मत बोलना कि मैम हमारे पास तो हैं पैसे, हम सिर्फ केस की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? सिर्फ समझने के लिए। पापा ने 100 रुपये में से 50 रुपये मम्मी को दे दिए, 10 रुपये बेटी को दे दिए, तो 50, पापा के पास कितना बचा? 40 रुपये। घर में टोटल रुपए कितने हैं अभी देखिए? 40, 50, 10, 100 हुए। और पहले कितने थे? पहले भी 100 थे। यानी अभी केवल पापा से मम्मी और डॉटर को चले गए, है ना? नुकसान तो नहीं हुआ, गायब तो नहीं हुए, घर से घर के अंदर ही है। कुछ इसी तरह से एनर्जी का भी होता है। एनर्जी किसी एक सिस्टम के अंदर, आप परिवार को एक सिस्टम मान सकते हैं, तो एनर्जी एक सिस्टम के अंदर जब तक रहती है, यानी कि कोई दो वस्तुएं आपस में काम नहीं कर रही, किसी एक ही वस्तु पर काम चल रहा है, तो वह वस्तु में जो ऊर्जा है वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो जाती है लेकिन खत्म नहीं होती। कुल ऊर्जा तो उतनी ही रहती है, कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। क्यों होता है? ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या बात है? देखिए संरक्षण का नियम क्या बता रहा है कि ऊर्जा को हम न बना सकते हैं, ऊर्जा को न हम खत्म कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, बस। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में इतना ही है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, नथिंग एल्स, ठीक है? और जो वस्तु है हमारी, उसका कुल ऊर्जा समान ही रहती है, वह चेंज नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों में भी मान्य है। यानी कि यह जो ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़ रहे हैं, यह हर स्थिति में लागू होगा। ऐसी बात नहीं है कि कभी लागू होगा, कहीं पर लागू नहीं होगा। किसी एक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए, किसी एक ऊर्जा रूपांतरण के लिए मान्य है, दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो हर स्थिति में मान्य होगा और हर परिवर्तन में भी मान्य होगा। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए एक सरल उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु है और h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। देखिए चित्र के साथ देखते हैं। ये हमको दिया गया है चित्र, ये रहा। अब देखिए ये रहा। मेरा मार्कर नहीं मिल रहा, एक मिनट बेटा, आ जाओ। मिल गया। ये देखिए, तो m तो द्रव्यमान है और h हाइट है। ये रहा, ये बॉल रखी है, m द्रव्यमान है इसका और हाइट h। ऊपर से छोड़ दिया इसको नीचे।
जब इसको ऊपर से छोड़ दिया गया तो देखो, जब ये ऊपर है यानी रुकी हुई है तो वस्तु के पास कैसी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थिति के कारण है ना, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वस्तु के पास वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। जब तक बॉल यहाँ पर है तब तक उसकी हाइट मैक्सिमम है ना, लेकिन इसके बाद बॉल और ऊपर नहीं जाने वाली बल्कि नीचे आएगी, यानी कि अब बॉल की हाइट कम होने लगेगी। जिस ऊंचाई पर बॉल है वो अब घटेगा, बढ़ेगा नहीं, यानी कि यही पॉइंट मैक्सिमम हाइट का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब h मैक्सिमम है तो mgh की जो वैल्यू निकल के आएगी वो मैक्सिमम होगी। सबसे ज़्यादा हमको यहीं पर देखने को मिलेगा mgh, और mgh क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी हाइट h पर। अच्छा ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की बात कर ली। अब बताइए ज़रा इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? क्या वस्तु गति में है? बिल्कुल नहीं। जब गति में नहीं है तो उसके पास कोई वेलोसिटी यानी कि वेग भी नहीं होगा। जब वेग ही नहीं है तो हम हाफ mv² को अगर निकालें, देखिए हाफ, कुछ दिक्कत हो रही है, एक मिनट बेटा, देखिए दोबारा से देखते हैं। जब गतिज ऊर्जा वस्तु के पास, जब वस्तु रुकी हुई है तो उसका हाफ mv², देखिए जब v 0 है तो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा ना। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वो 0 ही देगा, तो टोटल हमारा 0 ही निकल के आ जाएगा गतिज ऊर्जा। तो है क्या? हमारे पास केवल स्थितिज ऊर्जा है जो कि mgh के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं mgh निकल के मेरा आता है 15 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी बेटा? टोटल भी 15 ही जूल रहेगा। 15 जूल प्लस 0 जूल, 15 जूल मिलेगा। आगे देखिए, जब बॉल धीरे धीरे नीचे आने लगती है, एक पॉइंट पे आके, अब जब वस्तु नीचे आ रही है, बॉल नीचे आ रही है, तो बॉल ने गति करना शुरू करा, है ना। तो गति है यानी कि वेग होगा तो गतिज ऊर्जा भी होगी। अब ये गतिज ऊर्जा वस्तु के पास कहाँ से आ गई? ये देखिए कहाँ से आई। जैसे ही वस्तु नीचे आने लगती है तो उसकी हाइट कम हो गई। अब उसकी हाइट ये वाली हाइट है। जब h कम हो गया तो mgh भी कम हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा की मात्रा, जितना नाप था, उसका माप था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि 12 जूल होगी, चलिए स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब गतिज ऊर्जा होगी, टोटल कितना था? 15, यानी कि 3 जूल। 12 3 15 होएगा। गतिज ऊर्जा 3 जूल ही निकलेगी, क्योंकि दोनों को मिलके बराबर बनाना है। आगे देखिए, थोड़ा और नीचे आती है तो बिल्कुल बीच की पोजीशन आ गई ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर स्थितिज ऊर्जा 7.5 है, स्थितिज ऊर्जा और कम होएगी क्योंकि हाइट और कम हो गई है, तो गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी क्योंकि अब उसकी स्पीड और बढ़ चुकी है, वेग बढ़ चुका है, तो स्थितिज ऊर्जा भी 7.5 जूल्स हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं दोनों बराबर हो गए हैं। अब टोटल कर लीजिए, अभी भी 15 ही निकल कर आएगा। जब बिल्कुल नीचे टकरा जाएगी बॉल हमारी, तो हम देख रहे हैं mgh तो हो गया 0। क्यों? क्योंकि हाइट 0 हो गई। हाइट 0 हो गई तो mgh 0, यानी कि स्थितिज ऊर्जा तो हो गई 0, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा मेरी हो जाएगी मैक्सिमम, यानी कि 15 जूल, क्योंकि इस समय पे वेग सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है जब बॉल धरती के समीप है। जैसे जैसे वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींचता चला जाएगा, तो वेग बढ़ता चला जाएगा। तो हमने देखा सारे ही केसेस में जो टोटल एनर्जी है, कुल ऊर्जा है, वो समान बनी हुई है। कितनी? 15 जूल। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि गतिज ऊर्जा नहीं थी पहले, केवल स्थितिज ऊर्जा थी। जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती गई गतिज ऊर्जा भी आती गई। कितनी आती गई? जितनी स्थितिज ऊर्जा कम हुई उतनी ही गतिज ऊर्जा बन गई, है ना। तो बनी नहीं है, एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हुई है, केवल रूपांतरण ही हुआ है। तो कहाँ से आई गतिज ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा से ही आई गतिज ऊर्जा। कहीं बाहर से ऐड नहीं हुई है, कहीं बाहर से लाया नहीं गया है, अंदर ही थी, बॉल की अपनी ही थी।
ठीक है। साथ ही ना ही नुकसान हुआ है, ना ही तो जो ऊर्जा है वो खत्म हुई है, ना ही बनी है ना, ना बनी है ना खत्म हुई है, केवल रूपांतरण हुआ है। तो इस टेक्स्ट में सारा कुछ यही बात लिखा गया है बेटा, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होएगी, गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी, उतना ही अंतर आएगा दोनों में, ज़्यादा कम नहीं हो सकता। क्योंकि गतिज ऊर्जा कहाँ से आ रही है, स्थितिज ऊर्जा से ही तो आ रही है। स्थितिज ऊर्जा कम होगी तब तो गतिज ऊर्जा बनेगी, तो जितना स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतना ही गतिज ऊर्जा बनेगी। और एक चीज़, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में एक और एनर्जी की हम बात करते हैं जो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। अब ये क्या है यांत्रिक ऊर्जा? जो यंत्र की, जो सिस्टम की कुल एनर्जी है, कुल ऊर्जा है। अब ये क्या है कुल ऊर्जा? किसी वस्तु के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा है, और कितनी गतिज ऊर्जा है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको मिल जाएगी यांत्रिक ऊर्जा। जैसा कि हमने इस केस में देखा, इस डायग्राम के साथ, कि जब हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ रहे थे तो टोटल 15 जूल ही आ रहा था, यानी कि कुल ऊर्जा तो समान बनी हुई थी ना। इसको हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ये जो ऊर्जा हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये थी हमारी यांत्रिक ऊर्जा। यानी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा समान बनी रहती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलाव नहीं आता। आगे देखिए, एक टेबल दिया गया है, आपको ये फिल करना है। क्या है टेबल में? टेबल में दिया गया है कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और कुल ऊर्जा कितनी होगी। पहला केस दिया है, हाइट 4 मीटर है, तो उस समय पर अगर स्थितिज ऊर्जा 800 जूल है, ठीक है, तो इससे तो एक तो आप वस्तु का m कैलकुलेट कर सकते हैं, मास निकल आएगा। g को आप 10 लेंगे और e आपको दिया हुआ है 800, तो आप यहाँ से m कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट भी दी हुई है, m कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से आप गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, जब मैक्सिमम हाइट पे है तो ये मैक्सिमम जो कुल एनर्जी है, कुल ऊर्जा इस समय पे 800 जूल ही होगी। बाकी ये 0 हो जाएगा और यांत्रिक ऊर्जा हमारी 800 हो जाएगी। तो आपको 800 मेंटेन करके चलना है, क्योंकि कुल एनर्जी हमारे पास जो यांत्रिक ऊर्जा है वो 800 जूल है। दूसरे केस में जब हाइट 3 मीटर हो गई है तो आप यहाँ पर निकाल लेंगे mgh स्थितिज ऊर्जा, और जितना यहाँ से कम हुआ है उतना गतिज ऊर्जा को मिल जाएगा, और कुल ऊर्जा वापस से 800 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से ये चार्ट आप फिल कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।